सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आपके दिमाग में प्रैक्टिकल से रिलेटेड हलचल चल रही होगी। इस टाइम पर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस तभी कार्य में आता है जब उसे शेयर किया जाता है, कोई और उससे मदद लेता है तब। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, पहले टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल्स के साथ कैसे बिहेवियर रखना है, एक्सटर्नल्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि भाई देखो सब इंसान है इसके लिए। सेकेंड बात हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आज तक आते हैं। थर्ड हम लोग जानने वाले हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की थी जो आपको भी पता होनी चाहिए ताकि आपके भी अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये सारी बातें करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करते हैं एट द एंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आप लोग के डाउट्स जो थे वो लिख लिए हैं। सबसे पहला, एक्सटर्नल के आगे रहते कैसे हैं। देखो, इसमें से कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसे माननी पड़ेंगी, क्योंकि देखो अगर आप नहीं मानते हो तो आपका नुकसान होगा, मानते हो तो एक दिन के लिए खुद कुछ इंच कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर मानोगे तो बेहतर है ना। तो एक्सटर्नल के आगे कैसे रहें, तो भाई देखो सब इंसान है, राइट। सबको सबका मूड फ्लक्चुएट करता है चीज़ों को देख के। अगर कुछ अच्छी चीज़ दिख जाएगी तो मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसी खराब चीज़ दिख गई तो एकदम मूड खराब हो जाता है। कोई ऐसे, अगर आप किसी को बुलाओ, कोई आपको इग्नोर करके जाए तो आपको कितना बुरा लगता है ना, लगता ही होगा ऑफ कोर्स। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है ये एक्सटर्नल के अंदर नहीं आनी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो एक्सटर्नल के हाथ में है उस टाइम का। तो उस टाइम पे एक्सटर्नल के दिमाग में कोई भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि ये जो सामने वाला इंसान है भाई, ये स्टूडेंट बहुत चंट है मतलब चंट नहीं, लेकिन मतलब बहुत चंट है, मतलब अरे समझ रहे हो ना आप लोग। बस तो कुछ अजीब सी भावना नहीं आनी चाहिए एक्सटर्नल के अंदर। जवाब ज़्यादा दे रहा है, इसका यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, इसके शूज़ पॉलिश नहीं है। अगर सैंडल पहन के जा रहे हो तो सैंडल ही लगता है, वैसे तो सैंडल ठीक नहीं है, सैंडल टूटी हुई है भाई, बनवा लो। 10-20 रुपए लगेगा भाई, मुश्किल से बनवा लो सैंडल अगर टूटी है तो। उसके बाद नई सैंडल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। उसके बाद फिर ये लोग देखेंगे कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है। अगर आप गर्ल हो तो फिर आपका पोनी होना चाहिए प्रॉपर, लगे कि भाई हाँ स्टूडेंट है। चश्मा है तो चश्मा पहन लेना भाई, अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अगर आप बॉय हो तो फिर आपके बाल जो हैं वो प्रॉपर स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। गर्ल्स के बाल स्कूल के गाइडलाइन के हिसाब से छोटे भी हो सकते हैं। अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं तो आप उन्हें प्रॉपरली जो है सेट करके जाओ। भाई सेट मतलब जेल से सेट नहीं करना है, मतलब मेरे भी शॉर्ट ही हेयर्स थे उस टाइम पे, यहाँ तक के हेयर्स थे जब ये हुआ था प्रैक्टिकल एग्जाम। तो उस टाइम पे मैंने हेयर बैंड लगाया था, हेयर बैंड एक प्रॉपर लगाया था, पूरा बाल पीछे करके, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने दिया था बालों को, ताकि कुछ कुछ चढ़ ना जाए एक्सटर्नल की आंखों में ऐसे मेरे ऊपर, है ना। ये करो। बॉय हो तो प्रॉपर स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से कट करवा लो भाई साहब। आपके पास आपकी आईडी कार्ड होनी चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी और से कुछ पेंसिल मांग रहे हो या पेन मांग रहे हो। अगर एक्सटर्नल देख ले ये करते हुए ना, तो एक्सटर्नल फिर उसके बाद समझाएगा आपको, समझाएगी या समझाएगा कि क्या क्या होता है इम्पोर्टेंस, है ना। इसके लिए भाई समझाने मत दो किसी को भी, अपना खुद का व्यवस्था लेके चलो। प्रॉपर आपके पास पेन होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, आपके पास रबर होना चाहिए, अपना शार्पनर होना चाहिए, जो भी चीज़ है, स्केल होना चाहिए अपना आपके पास, हर चीज़ खुद का होना चाहिए आपके पास। ओके, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना एक्सटर्नल के सामने एटीट्यूड, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। ओके, तो मैं आप लोग को बता रही थी ना, कुछ बच्चे एटीट्यूड दिखाते हैं एक्सटर्नल को। एटीट्यूड नहीं दिखाना है भाई एक्सटर्नल को, वो एक्सटर्नल है, वो कोई घर का इंसान या दोस्त नहीं है। वो सीधा मार्क्स कट करेगा और 12th के मार्कशीट में आएगा वो। इसलिए ये सब मजाक वहां पर नहीं करना है। एटीट्यूड है ठीक है, दिखाना अपने दोस्तों के बीच में, एक्सटर्नल के सामने मत दिखाओ। तो पहली बात ये। अब उठने बैठने का तरीका भी मैटर करता है, आपके उठने बैठने में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। देखो वो एक्सटर्नल है, वो सालों से एक्सपीरियंस है, वो सालों से ऑलरेडी कई सारे बच्चों का ऑलरेडी वो ले चुका है वाइवा। उसको पता है कि भाई उठने बैठने के तरीके में ऐसा क्या होता है जिससे पता चलता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है, पढ़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है।
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक ही फ़र्क होता है, जो मेरे को समझ में आया आज तक। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं पढ़ के आया हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मैं पढ़ के तो नहीं आया हूँ लेकिन कर लूँगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ये नहीं दिखाना है। कॉन्फिडेंस में रहने के लिए आप लोग को सब कुछ करके जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप 100% करके जाओ, अगर 80% भी हो सकता है आप लोगों से, तो 80% शुड बी योर मिनिमम। अगर आपको एक फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करना है या बहुत अच्छा एक मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है, थियोरी में अलग से, आपको अच्छे से पता है। और अगर आप 12th में नहीं पास होगे तो फिर आप आगे की स्टडीज नहीं कर पाओगे ठीक से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, उठना बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए और अपने हैंड्स साफ रखना, बिल्कुल भी लिखा उखा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारा शर्ट तो यहाँ तक रहता है, तो फिर इतना तो साफ ही रखना भाई, लिखा नहीं होना चाहिए इतने पे। तुम लोग चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम लोग इतना तो कम से कम बिल्कुल नहीं लिखना, कुछ भी इतना साफ ही होना चाहिए, एकदम साबुन से घिस घिस के साफ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल के सामने और क्या था बातें, मृदु आवाज में बात करो, प्यार से बात करो, सब इंसान ही है, मैंने आपको बता दिया। तो हर पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब जब मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला था तो मुझे ये सब चीज़ें कैसे पता चली थी, मैंने बहुत सारी खोज की थी यूट्यूब पर, मुझे हर वीडियो को देख देख के ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ पता चला था। तो फिर मैंने ये सब चीज़ों के ऊपर पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने पहले ही बहुत दिनों पहले ही, मतलब अराउंड आधा महीना 1 महीना पहले ही मैंने उठने बैठने का तरीका अपना सही कर लिया था कि भाई मुझे उठना कैसे है, मुझे बैठना कैसे है। वैसे तो पहले से ही सही था लेकिन फिर बिगड़ गया था बीच में थोड़ा तरीका रैंडमनेस की वजह से, लेकिन फिर मैंने सुधार लिया था कि उठने बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपको बात करना किसी से कैसे बात करना है, और से तो वो चीज़ आप पहले से करते रहोगे ना, तो उधर पे आपका अच्छे से वो एकदम रिफ्लेक्ट होगा वो चीज़। नाइस। फिर प्रैक्टिकल फाइल्स तो देखो, सजाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सजाओ लेकिन ऐसा मत सजा दो कि एकदम हूर दिखने लगे वो, नहीं। आपको सजाना ऐसे है कि वो आप देख सको, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल माइंडसेट से आया है। आप खुद एक टीचर हो, आप पढ़ाते हो बच्चों को, आप एक माइंडसेट से बच्चों को देखते हो कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट ये भी नहीं रहता है कि वो कुछ भी लिखेगा तो मैं, उसको सब कुछ आ रहा है लेकिन कुछ भी लिख दे, कैसे भी लिख दे तो मैं उसको मार्क्स दे दूंगा। आपका ये भी माइंडसेट नहीं रहेगा। आपका माइंडसेट ये रहेगा वो लिखे, ठीक से लिखे, बहुत ज्यादा सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मिलने आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स ही है हाईएस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स आपको 50 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। आपको नॉर्मल अपना सजाना नहीं एकदम से, लेकिन नॉर्मल अगर आपको डेकोर करना है तो आप कर सकते हो। मैंने अपने फाइल्स को नॉर्मल डेकोरेट किया था, ठीक है। और उन फाइल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको आपको प्रॉपरली रट के जाना है। आपने देखो फाइल्स बना दी है, सबमिट कर दी है, फाइल्स के अंदर जितनी चीजें लिखी हुई रहती हैं उन सब चीजों में से एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के पास हक है कि फाइल में लिखा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फाइल में जो आपने जितनी चीजें लिखी हुई है वो तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ वहाँ की फालतू चीजें फाइल में लिख दी हैं तो वो फिर, अब मैं क्या ही बोलूँ, क्या किया आपने। लेकिन अगर आपने ऐसा कर भी दिया है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल्स को भी पता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। मेनली जो एक्सटर्नल्स क्वेश्चन पूछते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से पूछते हैं। टेक्स्ट बुक लेकर के नहीं बैठते वो लोग, आपकी जो फाइल रहेगी ना उसको वो लोग देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसमें वो लोग देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट बुक से मैच कर रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट से फिर वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब बच्चे जाते हैं फाइल रट के, और जब वहाँ के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो बच्चों की टाइम हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने फाइल में लिखा है, मान लेते हैं मैंने एक पीएच पे, मान लेते हैं मैंने एक लिया और उसके ऊपर मैंने सारी पीएचडी कर ली बाहर ही, और मेरे को पीएच का फॉर्मूला नहीं पता कि H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन से पीएच कैसे निकालते हैं, तो क्या इतनी इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा। लर्न करो भाई, लर्न करो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल्स में आपने जो लिखा है, जो जो आपके टेक्स्ट बुक में है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले वो क्लियर करो, अगर क्लियर नहीं है तो, ठीक है। फिर एक्सटर्नल क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कैसे पूछते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके लैब मैनुअल होगा, लैब मैनुअल के पीछे लिखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, भले एक क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मैंने फिजिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लैब मैनुअल के पीछे, लेकिन मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसमें से, एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, शायद डायमंड भी पूछा था, और बहुत कुछ पूछा था। वैसे मैंने लिखा है क्या क्या पूछा था, मैं आपको बता दूंगी। तो एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे वहां से पीछे से, तो वो सब लर्न करके जाओ। और
तभी लर्न हो पाएंगे। देखो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको क्या पता लर्न हो पाएगा कि नहीं। देख लो, आपको जैसे जमे वैसे आप लोग कर लो, लेकिन उसके पीछे के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो होते हैं इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत खोज करना पड़ेगा उसके। अब एक्सटर्नल्स जो है ना, वो आपके लैब मैनुअल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लैब मैनुअल हो गया, जर्नल से क्वेश्चन पूछते हैं। जर्नल के अंदर आपने जितने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको उन एक्सपेरिमेंट्स की क्लैरिटी नहीं है, तो आपको उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही क्लियर होगा, ऑलरेडी क्लियर होगा। लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई टीचर के पास जाओ और उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि प्लीज मुझे समझा दो, जिसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि टीचर ही आपको बता सकता है इस केस में। तो फिर आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है। और शर्माओ मत, क्योंकि आज शर्माओगे फिर मार्क्स कम आएगा, बेकार का कुछ फायदा नहीं है। शर्माओगे नहीं, आराम से मैम के पास जाओ और बोलो मैम मुझे ये एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा है, मुझे आप ये बताओ, मैं एक्स्ट्रा आने के लिए रेडी हूँ मैम, मुझे बताओ। क्योंकि मैं खुद एक्स्ट्रा गई थी, मेरे बीच में मैंने बहुत सारी छुट्टियां ली थी, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट्स के दिन भी, प्रैक्टिकल्स के दिन भी मेरा छुट्टी हो गया था। जिसकी वजह से बाद में जब मेरे को पता चला कि अब तो प्रैक्टिकल है, अब क्या, फिर मैं मैम के पास गई थी। मैम को बोली कि मैम मुझे ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना, मैम प्लीज आप कब प्रोवाइड कर सकते हो। मैम ने कुछ दिनों का टाइम दिया था, फिर मैम ने एक दिन बुलाया, फिर उस दिन हम गए। हम मतलब मेरे साथ एक दो और लड़कियां थी, हम तीनों गए और मैम के पास जाकर के मैम ने हर एक अपैरेटस प्रोवाइड किया। हमने उस अपैरेटस पे एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, और उसके बाद वो प्रैक्टिकल क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो। ये सब आपको झंझट से टीचर्स निकाल सकते हैं, टीचर से बात करो। प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं बता दिया मैंने। टेक्स्ट बुक के मेनली कॉन्सेप्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट की हर चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट में कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कुछ आप ऐसा कोई टॉपिक ले जिसके कुछ रिजल्ट्स हैं, आपका प्रोसीजर क्या था, आपके ऑब्जर्वेशन क्या था, आपका रिजल्ट क्या था, ये सारी चीजें एक्सटर्नल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। क्योंकि मैं से खुद पूछा था, मैं आपको बताती हूँ कि लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या क्या पूछा था वाइवा में। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। मेरे को प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, जो कि मुझे नहीं आया था। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, वो भी मुझे नहीं आया था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, वो भी मुझे नहीं आया था। और डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, वो भी मुझे नहीं आया था। और मुझे चारों चीजें क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मैं बस यही स्किप करके गई थी। तो स्किप किया हुआ भाई बहुत खतरनाक चीज होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन पूछा, ओम्स लॉ के बारे में पूछा, वो मेरे को एकदम कंप्लीटली क्लियरली आ रहा था। तो मैंने बता दिया ये ऐसा ऐसा होता है, उसके बल पे मेरे को मार्क्स मिल गए। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था, जो मेरा प्रोजेक्ट फाइल था, मेरा प्रोजेक्ट फाइल बर्नौली थ्योरम के ऊपर था। तो एक्सटर्नल ने मुझसे बोला था कि मैं क्या ही इस पे क्वेश्चन पूछूं, आपको 12th पे टॉपिक चूज करना था। तो मैंने चुपचाप से सॉरी बोल दिया। वहां लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम ले सकते हैं 11th के टॉपिक्स। हाँ आप ले सकते हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि वो भी इंसान है, उसका भी मूड है। ठीक है, वो अल्टर होगा ना तुम्हारा, अच्छा नहीं होगा उससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बोल देना सॉरी मैम, बस। या फिर एक बार बोल देना कि हमारी मैम ने बोला था, बस। और कुछ आपको इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर जैसे कि मुझे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया, स्लैब का नहीं आया, वाटर डायमंड का नहीं आया, तो उस टाइम पे हमने किया क्या, क्योंकि ये सब उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। जैसे प्रिज्म का नहीं आया तो उन्होंने स्लैब का पूछ लिया, स्लैब का नहीं आया वाटर का पूछ लिया, फिर डायमंड का पूछ लिया। कुछ नहीं आया तो ओम्स लॉ पे चलेगी मैम। तो करें क्या जब हम लोग को ये सब नहीं आ रहा तो जब आप लोगों को ये सब कुछ नहीं आता है ना, तो उस टाइम पे आप लोग बोल दो मैम आई कांट आई कांट रिकॉल आई कांट रिकॉल आई डोंट रिमेम्बर। ऐसी चीजें आप बोल दो, मृदु आवाज में बोलना थोड़ी। ठीक है, तो मैम लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई, मैम या सर जो भी होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ इसको नहीं आ रहा है। तुक्केबाजी नहीं करनी है, ये कोई एमसीक्यू नहीं है, तुक्का नहीं चलेगा। यहाँ पे सामने पेपर नहीं है, यहाँ पे सामने एक इंसान है, उसको समझता है कि आप तुक्केबाजी कर रहे हो। और अगर आपका तुक्का गलत निकला तो ऊपर से उसका मूड और अल्टर हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एक हार्ड सिचुएशन से निकलने का, सॉरी बोल देना। ठीक है, सॉरी बोल दो, सॉरी मैम आई कांट रिकॉल, सॉरी मैम आई डोंट रिमेम्बर, अभी नहीं आ रहा है मैम। ऐसा भी अगर जैसे भी वो आपसे बात करें वैसे आप बात कर सकते हो।
और उनको सॉरी बोल सकते हो। वहाँ पर ये नहीं बोलना है इसका तो ये यही होगा, हाँ यही लगता है, अरे यही लगता है मतलब आप एग्जाम देने बैठे हो, डायरेक्ट बोलो सॉरी मैम आई कांट रिकॉल, बस। फिर केमिस्ट्री में मुझसे क्या पूछा था, तो केमिस्ट्री में मेरा टॉपिक था चॉकलेट एनालिसिस का। तो मुझे पूछा था मैम ने कौन सी चॉकलेट्स ली, हालांकि उन्होंने क्यों पूछा हो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या चॉकलेट्स हार्मफुल हैं, मैंने बोला यस, तो क्यों हार्मफुल है, उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें रहती है, तो मैंने वो सब चीजें बता दी थी मैम को, क्योंकि मेरे फाइल में लिखा हुआ था सब, इसलिए मेरे को एकदम रट्टा था वो। उसके बाद प्रोसीजर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको प्रोसीजर जरूर पूछेगा, बायो में भी अगर आपने कोई ऐसा प्रैक्टिकल बेसिस पे लिया है तो आपको प्रोसीजर जरूर पूछेंगे, तो प्रोसीजर पे आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रोसीजर आपको लर्न होना चाहिए कि भाई मैंने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, उसके रिजल्ट्स लर्न होना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन लर्न होना चाहिए, उसका कंक्लूजन लर्न होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सामान निकाल, पूरा प्रैक्टिकल आपको लर्न होना चाहिए, उसके ऊपर जो थियोरी है वो भी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने से प्रोसीजर पूछ लिया था। उसके बाद बायो की बात करें तो बायो में मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन इंडस्ट्रीज पूछा था, इंडस्ट्रीज में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने बताया था। फिर मैंने से पूछा था कि इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या होता है जो पीएच को मेंटेन करता है, मतलब ऐसा क्या यूज करते हैं इंडस्ट्री वाले जो पीएच को मेंटेन करता है, तो वो भी बताया था। फिर मुझे बोला कि अगर इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर में पीएच फ्लक्चुएट कर जाए तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका क्या होगा, तो वो पूछा था मुझसे, प्रैक्टिकल बेसिस से एकदम से बता दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि अगर ज्यादा फ्लोराइड है तो वो अच्छी बात होती है कि गंदी बात होती है टूथपेस्ट के अंदर, तो मैंने बताया गंदी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि क्यों गंदी बात होती है, तो मैंने बताया कि वो जो भी रस्ट कर देता है पूरी तरह से, सब कुछ बता दिया था मैंने टूथपेस्ट के बारे में, फ्लोराइड आयंस के बारे में। फिर उन्होंने पूछा था कि प्रोसीजर क्या था, क्योंकि आपने पीएच में लिया था जूसेस वूसेस का पीएच बताना, तो उन्होंने प्रोसीजर पूछा मुझसे, हर एक जूस का पीएच भी पूछा था कि क्या आया, पूरा रिजल्ट सब पूछ लिया था मुझसे, ठीक है। फिर बात करते हैं आईपी के बारे में। तो आईपी में देखो, आईपी सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने अभी तक आईपी को हाथ नहीं लगाया, फिर अगर आपका आधा भी कंप्लीट हुआ है तो उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि परसेंटेज मेनली जो वैरी करता है ना, वो आईपी और इंग्लिश की वजह से कर देता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैं बोर्ड देने बैठा हूँ, तो मुझे बोर्ड के हिसाब से स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अभी आपके 50 चैप्टर 50 चैप्टर, आई एम रियली सॉरी, 50 चैप्टर नहीं, अभी आपके जो वॉटेवर, अगर आपके मान लेते हैं कि अगर 6 चैप्टर्स फिजिक्स के बचे हुए हैं और आपके 6 चैप्टर्स आईपी के बचे हुए हैं, आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? 3 आईपी वालों पे ध्यान देना चाहिए, 3 फिजिक्स वालों पे ध्यान देना चाहिए। जिसका इसका आंसर ये था कि 6 आईपी वालों पे ध्यान देना चाहिए, वो गंदी बात, क्यों, फिजिक्स में फेल होना है क्या? नहीं ना, 3 आईपी वालों पे ध्यान दो, 3 फिजिक्स वाले के इजी वालों पे देख लो कि जिसका हाई वेटेज है उस पे ध्यान दे दो। फिजिक्स में पास होना है, आईपी में पास होना है, लेकिन आईपी में 3 चैप्टर का टाइम दोगे ना तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो आईपी के सबसे इजी जो वाइवा गया था मेरा, वो आईपी का वाइवा गया था, सबसे आसान वाइवा गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि आईपी में जो एक्सटर्नल थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मेरे लिए स्ट्रिक्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल फाइल था वो प्रॉपर था, उसमें जो भी कोडिंग वोडिंग थी वो सब प्रॉपर थी, मेरे को कोडिंग सब आ रही थी। उसकी कोडिंग नहीं, फाइल की कोडिंग मुझसे नहीं पूछी थी, मतलब जो मेरे सिलेबस में है वो मेरे को आ रहा था। मुझसे पूछा गया था कि आपने इसे कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों बनाया है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे दिया था तो आपने ये क्यों बनाया है, इससे क्या फायदा होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो यही सब चीजें वो उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड, उन्होंने मुझसे पूछा डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, उन्होंने मुझसे पूछा डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग वाला फंक्शन, उन्होंने मुझसे पूछा डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार, डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल, ये उन्होंने पूछा था। एक्स्ट्रा तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, इतने सारे आईपी के वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब आसान है, सब एक बार आप देख लो। जैसे कि प्राइमरी की भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ये सब जो चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगी आज, तो आप देख लेना। फिर बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा था। इंग्लिश में तो हमारी मैम ने ही लिया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सटर्नल ऐसा नहीं आई थी, लेकिन मैम भी बहुत स्ट्रिक्टली ली थी। और सबसे पहले तो लिसनिंग और असेसमेंट का टेस्ट आपका होता है, वो तो होगा ही होगा।
उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर इंग्लिश है, तो भाई थोड़ा-सा वो लोग का एसेंट जो इंग्लिश अंग्रेजी वालों का एसेंट होता है वो तो अलग होता ही है। उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझसे पूछा था कि राजकुमार शुक्ला कौन थे? और उन्होंने मुझसे पूछा था वो वहाँ कहाँ से थे, उन्होंने क्या किया था? और जब हमने मतलब मैंने इस पे बनाया था और एक इस चैप्टर पे बनाया था और एक बनाया था वो पेडलर नहीं था? रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो चैप्टर था, उसके ऊपर बनाया था। तो उसमें किसी एक कैरेक्टर का पूछा था, मेरे को ये नहीं याद है कि किस कैरेक्टर का पूछा था, लेकिन किसी एक कैरेक्टर का तो पूछा था मुझसे कि कैसा था। तो कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर पूछ सकती हैं मैम, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने बताई हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मैम नहीं पूछेंगी। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंटल बेसिस प्रोजेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री स्पेशली और बायो में अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस आपने प्रोजेक्ट लिया है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, एम याद होना चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट याद होना चाहिए, प्रोसीजर सब कुछ याद होना चाहिए। अच्छा, कुछ ना कुछ चेंज करके भी पूछ सकते हैं, जैसे वेरिएशंस, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाला है, जीन है किसी प्लास्मिड के अंदर और वो किसी बैक्टीरिया में, उसके ऊपर मैं एम्पिसिलिन डाल दूंगी तो क्या होगा, उसके ऊपर मैं टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगी तो क्या होगा। तो ये सारी अलग अलग चीजें वो अलग से ऐसे वेरिएशन करके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। सबसे पहली बात तो राइटिंग थोड़ी सुधार लो। अगर राइटिंग आपकी नहीं सुधरी हुई है तो दूर दूर लिखने की कोशिश करो, ये आपको प्रैक्टिकल में भी वर्क करेगा और बोर्ड्स में भी वर्क करेगा, क्योंकि मैंने अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से सुधारी थी और बहुत अच्छे से लिखा था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मार्क्स आया था। दूसरी बात, राइटिंग सुधारने से ही बहुत कुछ नहीं होगा, आपको आना भी तो चाहिए। जो भी मैम ने भेजा है उसका रट्टाफिकेशन करो। ओनली बायोलॉजी, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी, ये सब में आपको समझना होगा। रट्टाफिकेशन ओनली बायोलॉजी, नेम्स का वो भी बोल रही हूँ मैं, अगर नेम्स हैं तो, नेम्स होते ही हैं तो नेम से उसका रट्टाफिकेशन करो। फिजिक्स की कंसेप्ट समझो, केमिस्ट्री की कंसेप्ट समझो, टाइम तो थोड़ा सा, बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराने से सब कुछ खराब हो जाता है, घबराने से सब कुछ खराब हो जाता है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने इतना सा टाइम वेस्ट किया है घबराने में। मैं आप लोगों को बताने अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसके बारे में डिस्कशन करें, बट बहुत सारा मैंने टाइम वेस्ट किया सिर्फ घबरा के, क्योंकि मैं अक्सर घबरा जाती थी। बट इतना दिमाग तो मुझे भी था, मुझे उस टाइम पर भी था कि मेरे को प्रैक्टिकल के समय नहीं घबराना है। रीजन नहीं पता था, रीजन आज पता है कि भाई प्रैक्टिकल के समय घबरा जाओगे तो जो कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसे एग्जाम के समय कुछ लोग घबरा जाते हैं, नहीं घबराना होता, जो कर सकते हो वो भी रॉन्ग हो जाता है आपका, मुंह से कुछ भी निकल जाएगा प्रैक्टिकल के समय। इसलिए नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और एक और बात, अगर आपका प्रैक्टिकल खराब भी जाता है कोई, तो कम बैक करने की कोशिश करो अगले प्रैक्टिकल में। उसमें मत एकदम घूमे रहो कि यार मेरा खराब चला गया, गया हो गया, अब वो नहीं आएगा। आपको अगर सुधार करना ही है, आपको तकलीफ हुई ही है, तो आप एक कार्य करो, आप कोई आगे के जितने प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं उसमें से सब स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आप वो मार्क्स कंपनसेट कर लो, ठीक है? आपको ऐसे करना है। फिर और क्या बात, बस हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, बायोलॉजी की मैम आई थी, एक्सटर्नल मैडम। तो वो मैडम बहुत धीरे-धीरे बोल रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी, बट वो बहुत धीरे-धीरे क्वेश्चंस पूछ रही थी। उनकी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं देती और मैं यहाँ पे बैठ के कन्फ्यूज़ हूँ। प्रॉपरली तो बैठी ही हूँ आके, बट मैं ये कन्फ्यूज़्ड हूँ कि यार ये मैडम का सुनाई दिया मुझे अगर, तो गलत सुनाई देगा कि सही सुनाई देगा वो भी मेरे को नहीं पता। और अगर मेरे को सुनाई नहीं दिया तो मैं ये भी बोल नहीं सकती कि मैम मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, फिर बेइज्जती हो जाएगी, तो मार्क्स कटेंगे, क्या करूँ? तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, बहुत अपना माइंड शांत किया और एकदम बारीकी से मैम की आवाज़ सुनी। तो मुझे जो मैम ने पूछा मैंने सबका जवाब दिया। बीच में मैम ने एक चीज़ बोल दी थी, उसका आंसर हाँ या ना में से कुछ था, तो मैंने ऐसे कर दिया बस खत्म, क्योंकि वो मुझे सुनाई नहीं दिया, बट मैंने उसके लिए पूछा नहीं मैम से ज़्यादा कुछ। तो ये नॉर्मल चीज़ों का ध्यान दो। जैसे अब एक बात बता रही हूँ, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हुआ था ऐसा मेरे साथ कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जिस इंस्ट्रूमेंट पर मैं थी वो अचानक से खराब हो गया। जो अपैरेटस मेरे को मिला था, जिस नंबर पे मैं थी, एक्सटर्नल पीछे बैठी है, इस नंबर पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं अपने रेडियस लिखना चाह रही हूँ, बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि अपैरेटस खराब हो गया। अब मैं कुछ बोल नहीं सकती।
तो उस टाइम पर क्या, ऐसे में क्या करना चाहिए बताओ? अपैरेटस खराब हो गया है, आप कुछ बोल नहीं सकते, उस टाइम पे क्या होना चाहिए? मैंने क्या किया था सर? हाँ, अब अपैरेटस खराब है, मुझे पता है कि मेरे को सब आता है, सब तो कुछ नहीं आता, लेकिन उस प्रैक्टिकल में सब आता है, लेकिन अपैरेटस खराब है। मैंने मैम से कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक्चुअली में ना हमारे जो मैम रहते हैं ना, उनसे कांटेक्ट नहीं होने देते जल्दी, क्योंकि चीटिंग का ये रहता है चांसेस। तो मैंने मैम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया पता है? मैं बताना नहीं चाहती, बट ये चीटिंग नहीं है ये चीटिंग नहीं कहलाएगी, कि मेरा अपैरेटस खराब हो गया था। आप समझो, मुझे अपैरेटस से रीडिंग लेनी है, मुझे अपैरेटस से रीडिंग लेनी है, मेरा अपैरेटस खराब है। मैं पागल हूँ कि मैं शांत बैठूंगी, कुछ नहीं करूंगी? मैं पागल तो नहीं हूँ। मैंने क्या किया, एक लड़की मेरे बाजू में थी, उसने सेम एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने उससे चुपचाप से बोला कि प्लीज मुझे रीडिंग बता दे, क्योंकि ऐसी ऐसी बात है। उसने मुझे रीडिंग बताई, मैंने लिखी, और सब हुआ कब और कैसे हुआ वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। चांस की बात होती है, चांस की बात होती है, मिला तो मिला। और सारी चीजें मैंने कॉपी नहीं की, इसलिए नहीं कॉपी की कि मुझे भी पता था कि भाई जितना उसको आता है उससे बढ़िया ही और चीजें की हैं मैंने। तो और चीजें कॉपी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और ना तो चीटिंग भी नहीं करनी है। चीटिंग करके जो मार्क्स मिलते हैं वो अशांति के मार्क्स होते हैं, शांत नहीं हो सकते आप चीटिंग के मार्क्स से। तो लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ा दिमाग चलाया और मैंने चुपचाप से उसको लिख दिया, क्योंकि उस टाइम अपैरेटस खराब था और मेरे को कोई और अपैरेटस अवेलेबल नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। बहुत मजबूरी थी, बहुत कोशिश की। मेरा कम से कम 10 to 15 मिनट्स ये सोचने में वेस्ट हुआ, इधर उधर करने में, कि मेरे को कोई और अपैरेटस मिल जाए, कि मैम से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने चुपचाप से रीडिंग कॉपी कर ली, मेरे पास कुछ कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, और फिर एंड में मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सटर्नल्स ने मुझे क्या क्या कितना कितना मार्क्स दिया था। फिजिक्स में मेरे को 30 मिले थे, 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। केमिस्ट्री में मेरे को 30 आउट ऑफ 30 मिले थे, 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। 30 मार्क्स का होता है क्या? मेरे को ये भी नहीं याद है। हाँ, 30 मार्क्स का होता है, करेक्ट करेक्ट। 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। बायो में मेरे को 30 आउट ऑफ 30 आए थे, और आईपी में भी 30 था, 30 आउट ऑफ 30। इंग्लिश का शायद 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें भी 20 आउट ऑफ 20 या फिर 30 आउट ऑफ 30 जो भी था, मेरे को फुल मार्क्स मिले थे। तो आप अगर ये टिप्स फॉलो करते हो तो हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए, है ना? तो प्लीज़ फॉलो करो। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बिल्कुल मत घबराओ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। आप अपने फ्यूचर के मालिक हो, आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, मिटा सकते हो। सब पोटेंशियल दी है आपके अंदर, नेचर ने सारी पोटेंशियल आपके अंदर। सो गो फॉर इट, उस पर कार्य करो और आगे बढ़ो। बाय।